मैंने आपसे काफी कुछ सीखा है नंदिता मैम। क्या ऐसा कुछ और भी है जो एक आम नेटवर्क उपयोगकर्ता के लिए जानना जरूरी है? हाँ राजेश, और भी कई चीजें हैं। इंटरनेट के लिए बेशुमार खतरे हैं। मैं पहले वायरसेस के बारे में बताती हूँ। नेटवर्क में वायरसेस, क्या इसके बारे में आप विस्तार से बता सकती हैं मैम? हाँ, जैसे हम किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से बीमार हो जाते हैं, उसी तरह नेटवर्क में मौजूद कई घुसपैठियों के बनाए हुए प्रोग्राम्स जब सिस्टम में घुस जाते हैं तो उसकी सेवाओं को बाधित या खराब कर देते हैं। कंप्यूटर वायरस एक मालवेयर है जो किसी के व्यक्तिगत सिस्टम में घुसकर उसे खराब करने के लिए बनाया जाता है। हालांकि सभी मालवेयर को वायरस नहीं कहा जा सकता। इसे वायरस क्यों कहा जाता है नंदिता मैम? दरअसल कुछ लोगों के इस तरह बनाए हुए प्रोग्राम्स को वायरस नाम एक विश्वविद्यालय के शोध छात्र ने दिया था। शायद इसलिए दिया था क्योंकि कंप्यूटर वायरस भी उसी तरह फैलता है जैसे जैविक वायरस। हालांकि इस तरह के प्रोग्राम्स को वायरस कहने को लेकर कई तरह के विचार हैं। कई विशेषज्ञों का विचार है कि वायरस का मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज से है। अगर एक प्रोग्राम्ड वायरस के बारे में जानना है तो हमें इस तरह के प्रोग्राम्स की बुनियादी बातों को समझना होगा। क्या आप बता सकते हैं नंदिता मैम कि इस तरह के वायरस कैसे बनाए जाते हैं? दरअसल इस तरह के वायरस बनाकर भेज दिए जाते हैं, ज्यादातर किसी प्रोग्राम के रूप में अटैचमेंट के जरिए लोगों के ईमेल या सिस्टम में फैल जाते हैं। इसके तुरंत बाद ये प्रोग्राम खुद की नकल बनाकर किसी प्रोग्राम या बूट में घुसकर अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। सभी वायरस उन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को निशाना बनाकर बनाए जाते हैं जिनका हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मतलब वायरस हमारे सिस्टम में हो सकता है, पर ये तब तक उसे खराब नहीं कर पाएगा जब तक हम किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल या मैलिशियस प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे या खोलेंगे नहीं। वायरस पूर्ण या स्वतंत्र नहीं होते। ये परजीवी की तरह होते हैं जो एक फाइल से दूसरी फाइल में अटैचमेंट के जरिए घूमते रहते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब हमें कोई फाइल या प्रोग्राम भेजे या हम उसे आगे किसी और को भेज रहे हैं तो सतर्क रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कोई वायरस हो सकता है। अच्छा यही होगा कि हम किसी ऐसे ईमेल को ना खोलें जिसमें अनजान अटैचमेंट हो, खासकर तब जब ये किसी अनजान इंसान ने भेजा हो और इसमें .exe एक्सटेंशन हो, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल है। वायरस सिर्फ भेजने से ही नहीं आता। कभी-कभी हम अनजाने में किसी इन्फेक्टेड वेबसाइट पर चले जाते हैं या उस पर कोई विज्ञापन देखने लगते हैं और अपना सिस्टम खुद इन्फेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे लिए अच्छा यही है कि हम किसी अनजान इंसान की भेजी हुई फाइल ना खोलें। हाँ राजेश, किसी अनजान संस्था की भेजी हुई फाइल को खोलने से पहले इसकी दोबारा जांच कर लें। इन फाइल्स में वायरसेस हो सकते हैं जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या ये सभी वायरस एक जैसे होते हैं नंदिता मैम? बिल्कुल नहीं राजेश, वायरस कई श्रेणियों में रखे गए हैं। मैं तुम्हें बताती हूं इनके ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं। लाखों की संख्या में वायरस मौजूद हैं और
6-7 नए वायरस का रोज पता चलता है। कंप्यूटर वायरसेस प्रोग्राम्स को नुकसान पहुंचाने, फाइल्स को हटाने या हार्ड डिस्क को रीफॉर्मेट करके कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। कई ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो किसी नुकसान के मकसद से नहीं बनाए गए हैं, पर वो खुद की नकल बना लेते हैं और टेक्स्ट, वीडियो व ऑडियो मैसेजेस के जरिए अपने होने की जानकारी देते रहते हैं और सिस्टम के साधारण कामकाज में रुकावट डालते हैं। इसी तरह कई वायरस ऐसे हैं जो बग रिडन होते हैं। इन बग्स की वजह से डेटा का नुकसान और सिस्टम बर्बाद हो सकता है। शायद वायरसेस के हानिकारक स्वरूप की वजह से ही इनके वर्गीकरण का कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है और ज्यादा मापदंड होने की वजह से इनको कम समूहों में वर्गीकृत करना कठिन होता है। इस तस्वीर में वायरसेस के जटिल रूप को देख सकते हैं। सुरक्षा पर खतरे के लिहाज से पिछले कुछ दशकों में वायरसेस काफी विकसित हुए हैं और लगातार बदल रहे हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम्स बनाने वाली एक कंपनी सिमेंटिक के मुताबिक अब तक 5 तरह के वायरस की पहचान की गई है। उन्होंने इनको फाइल इन्फेक्टर वायरसेस, बूट सेक्टर वायरसेस, मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरसेस, मल्टीपार्टाइट वायरसेस और मैक्रोवायरसेस नाम दिया है। हालांकि कई दूसरे तरह के भी वायरस होते हैं। हम यहाँ सिर्फ कुछ जरूरी वायरसेस के बारे में जानेंगे। वायरस दूसरी फाइल्स को किस तरह एग्जीक्यूट करता है, इस आधार पर सिक्योरिटी कम्युनिटी ने वायरसेस को 2 समूहों में वर्गीकृत किया है। तो मैम, क्या हमारे सिस्टम में घुसा कोई वायरस हमेशा उसी में रहता है? दरअसल राजेश, वायरसेस कई श्रेणी में रखे गए हैं। कुछ रेसिडेंशियल होते हैं और कुछ नॉन रेसिडेंशियल। एक रेसिडेंट वायरस कंप्यूटर की मेमोरी में जगह बना लेता है और कंप्यूटर में शुरू होने वाली फाइल्स को इन्फेक्ट करता रहता है। इन्फेक्टेड फाइल्स के बंद होने के बाद भी ये काम करता रहता है। मेमोरी में होने की वजह से दूसरी फाइल्स को इन्फेक्ट करने के लिए इसे एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम OS जब भी कोई खास फंक्शन लोड या शुरू करता है, ये खुद सक्रिय हो जाता है। रेसिडेंट वायरसेस को हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वे एंटीवायरस या दूसरे एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर से बचने में माहिर होते हैं। ये खुद को सिस्टम के रैम में छिपा लेते हैं, इसलिए इस तरह के वायरसेस को हटाना काफी पेचीदा होता है। रेसिडेंट वायरसेस को भी 2 और उपश्रेणियों में बांटा गया है, फास्ट और स्लो इन्फेक्टर्स। नाम से ही इनके बारे में समझा जा सकता है। दूसरी तरफ एक नॉन रेसिडेंट वायरस कंप्यूटर मेमोरी में न जाकर फाइल्स में ही जुड़ा रहता है। ये दूसरी फाइल्स को सिर्फ तभी इन्फेक्ट करता है जब इन्फेक्टेड फाइल्स को चलाया जाए। इन्हें एग्जीक्यूटेबल वायरसेस भी कहा जाता है। मतलब इन्फेक्ट करने से पहले उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ता है। रेसिडेंट वायरस की तरह नहीं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होते ही सक्रिय हो जाएं। अब हम वर्तमान में चल रहे कुछ प्रमुख वायरस के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत इन्फेक्टिंग वायरस से करते हैं। फाइल इन्फेक्टिंग वायरस किसी सिस्टम में घुसकर तभी सक्रिय होता है जब उसे ले जाने वाले प्रोग्राम को खोला जाए। ज्यादातर इस तरह के वायरस अटैचमेंट में .com,
.bin, .ovl, .drv या .exe प्रोग्राम फाइल्स के जरिए आते हैं। ये प्रोग्राम्स सुरक्षित किए गए डेटा या फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है ओवरराइटिंग वायरस। ओवरराइटिंग वायरस दुर्भावनापूर्ण मकसद से बनाया गया प्रोग्राम है जो इन्फेक्शन के बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद फाइल डेटा के मूल प्रोग्राम कोड को बर्बाद कर देता है। आमतौर पर सिस्टम की मेमोरी में रखे डेटा को ओवरराइट कर देता है। बूट सेक्टर वायरस वे वायरस हैं जो अब ज्यादा उपयोग में नहीं हैं, क्योंकि आजकल के उपकरण फिजिकल स्टोरेज मीडिया पर कम निर्भर हैं। ये कोड को किसी फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर या हार्ड ड्राइव के पार्टीशन टेबल में कॉपी कर अपना काम करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। स्टार्टअप प्रोसेस के दौरान वायरस को मेमोरी में लोड किया जाता है। जब ये सिस्टम की मेमोरी में जगह बना लेता है तो सिस्टम में इंसर्ट किए गए किसी डिस्क को इन्फेक्ट करने लगता है। बूट सेक्टर वायरसेस के कुछ उदाहरण फॉर्म, डिस्क किलर, स्टोन्ड और माइकलएंजेलो हैं। फिर आता है मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, दरअसल ये मेमोरी में रहने वाले रेसिडेंट वायरस होते हैं। बूट सेक्टर वायरसेस की तरह ये भी डिस्क्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, पर वो बूट सेक्टर वायरसेस से अलग होते हैं। वो अलग-अलग जगहों पर कोड्स के रूप में रहते हैं। मास्टर बूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर्स के कुछ उदाहरण NYB और NTEXE हैं। मल्टीपार्टाइट वायरसेस को पॉलीपार्टाइट वायरसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये वायरस प्रोग्राम फाइल्स और बूट रिकॉर्ड्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं। इन वायरसेस को हटाना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर बूट एरिया से इनको हटा भी दिया जाए और फाइल्स में रह गए तो ये वायरस बूट एरिया को फिर से इन्फेक्ट कर देंगे। यहाँ तक कि इन्फेक्टेड फाइल्स को साफ करने के बाद भी ये वायरस खुद की नकल कर सिस्टम को इन्फेक्ट कर उस पर नियंत्रण कर सकते हैं।